नमस्कार साथियों, देखिए जो नेक्स्ट हम लिटरेरी टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटाफर। जब हमने सिमिली पढ़ा था तब भी हमने मेटाफर के बारे में जानकारी ली थी कि भाई सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो इन दोनों को देखा था। हम मेटाफर को सेपरेटली पढ़ते हैं कि मेटाफर में क्या क्या चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी टर्म है वो है मेटाफर। तो किसी भी लिटरेरी टर्म को, कोई भी टर्म को पढ़ने से पहले हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई उसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से है और उस वर्ड का जो है लिटरल मीनिंग क्या है, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये जो मेटाफर है ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग जो होता है, इसका जो मीनिंग है, अर्थ जो है वो है कैरिंग, CARRYING, कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मीनिंग क्या हो गया इसका? कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब आपने कहा, जैसे कहा कि राम इज अ लायन, तो आप राम को लायन के ऊपर ही ले गए, आपने राम को लायन ही बता दिया। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि भाई इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से है और उसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या है। नेक्स्ट हम देखें कि भाई मेटाफर की डेफिनेशन क्या है। तो देखो मेटाफर की बात करें तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें कि आप क्या करते हो, वन काइंड ऑफ थिंग इज यूज्ड और वन काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाइड। एक प्रकार की चीज को अप्लाई करते हो टू अनदर काइंड ऑफ थिंग, दूसरे प्रकार की चीज पर। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, it is a figure of speech in which one kind of thing is applied to another different kind of thing, और नेक्स्ट बात है विदाउट असर्टिंग कंपैरिजन। ये जो है इसकी क्या है, डेफिनेशन हो गई कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें कि वन काइंड ऑफ थिंग, एक प्रकार की चीज को दूसरी प्रकार की चीज के लिए यूज किया जाता है। अप्लाइड का मतलब होता है यूज करना, अप्लाइड मीन्स यूज्ड। वन काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाइड टू अनदर, दूसरी प्रकार की। अब देखो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जब हमने सिमिली और मेटाफर के बारे में जब शुरू में कंपैरिजन किया था तो हमने कहा सिमिली और मेटाफर दोनों के दोनों में जो है कंपैरिजन होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग पर होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। तो हमने ये कहा कि ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि एक प्रकार की चीज़, यानी एक चीज़ जो है उसको वन काइंड ऑफ थिंग इज यूज टू अनदर काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाइड, एक प्रकार की चीज़ को दूसरे प्रकार की चीज़ के लिए यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात है विदाउट असर्टिंग कंपैरिजन, बिना किसी तुलना वाली बात पर जोर दिए हुए। असर्टिंग का मतलब क्या होता है, जोर देना। अब देखो यदि आप तुलना वाली बात पर जोर देंगे तब तो वो सिमिली हो जाएगा। आप लाइक, एज या एज का प्रयोग करते हो, इसका मतलब तुलना वाली बात पर जोर दे रहे हो। हियर यू आर यूजिंग, आप क्या करते हो, एक चीज का यूज करते हो दूसरी चीज के लिए। कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहां पर आप जो है तुलना वाली चीज पर जोर नहीं देते हो। तुलना वाली चीज पर जोर नहीं देते हो, इसका मतलब है कि आप लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते हो। कंपैरिजन है, ठीक है ना, लेकिन कंपैरिजन कैसा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इंप्लिसिट कंपैरिजन है, इंप्लाइड कंपैरिजन है। लाइक और एज को हटा देते हो, इसीलिए ये कंप्रेस्ड सिमिली है, ठीक है ना। लाइक और एज को हटा दिया, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, कंप्रेस्ड सिमिली बोलते हो। चूंकि कंपैरिजन वाली बात पर जोर नहीं देते हो इसलिए इंप्लाइड सिमिली है, इनडायरेक्ट, इसलिए इंप्लाइड सिमिली है। इसीलिए इसमें कंपैरिजन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसीलिए इसमें जो है हम किसको बोलते हैं, इंप्लिसिट कंपैरिजन, इंप्लिसिट कंपैरिजन।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कंपैरिजन वाली बात पर जोर नहीं देते, इसीलिए लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते। लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते तो उसकी साइज रिड्यूस्ड हो जाती है, वो दब जाता है, संकुचित हो जाता है। दैट्स वाई कंप्रेस्ड सिमिली, क्योंकि कंपैरिजन जो है इनडायरेक्ट होता है, इसलिए इसको इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। इसी को इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं, इसी को इम्प्लिसिट, IMPLICIT, इम्प्लिसिट कंपैरिजन भी। फाइन, तो ये हमने मेटाफर के बारे में पढ़ा। अब हम मेटाफर के कुछ एग्जांपल्स देते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा दिस न्यूज इज डैगर टू माई हार्ट। मैंने कहा दिस न्यूज इज डैगर टू माई हार्ट, ठीक है। यह न्यूज मेरे लिए खंजर है, यह न्यूज मेरे लिए खंजर है। अब खंजर का मतलब है शॉकिंग, बहुत टेरेबल, बहुत ही ज़्यादा मेरे को दुख पहुंचाने वाली, सदमा देने वाली कोई भी न्यूज़। जैसे आपने कोई न्यूज़ हुई कि भाई आपके किसी नोन का एक्सीडेंट हो गया, आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने आपको वो न्यूज़ दी, तो दैट न्यूज़ इज शॉकिंग टू यू, ठीक है ना, टेरेबल टू यू, ठीक है ना, आपके लिए एक सदमा देने वाली है। तो आपने क्या किया, न्यूज़ का कंपैरिजन किससे कर दिया, डैगर। डैगर का मतलब तो होता है खंजर, डैगर का मतलब क्या होता है, खंजर। लेकिन आपने कहा कि दिस न्यूज़ इज डैगर टू माई हार्ट, इसका मतलब आपने क्या क्या यूज़ किया है यहाँ पर, ये जो न्यूज़ है, ठीक है ना, इसको आपने खंजर ही बता दिया। आपने वन काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाइड टू अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज न्यूज़ एंड डैगर बोथ आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट, क्योंकि न्यूज़ और डैगर दोनों बिल्कुल स्पष्टतः अलग अलग चीज़ें हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो, एंड यू आर नॉट यूजिंग लाइक और एज। आप लाइक और एज का प्रयोग नहीं कर रहे हो, और लाइक और एज का प्रयोग नहीं कर रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट असर्टिंग कंपैरिजन। आप कंपैरिजन वाली बात पर जोर नहीं दे रहे हो, आप एक चीज को दूसरी चीज पर ही रख रहे हो। फाइन, ये तो एक सिंपल बात। आप देखिए, एक क्रिटिक हुआ है जिसका नाम है I.A. रिचर्ड्स। ओके, आपको ध्यान रखना है ये बात, I.A. रिचर्ड्स। एक क्रिटिक हुआ है जिसका नाम है I.A. रिचर्ड्स। उसकी एक बुक है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, और ये बुक आई थी 1936 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है ना। एक क्रिटिक है, न्यू क्रिटिक्स होता है। अब आपको वो न्यू क्रिटिक्स कौन होते हैं वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो आप जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो या फिर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हो, तब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। आप तो ये समझ लीजिए केवल एक क्रिटिक है, ठीक है ना, जिसकी एक बुक है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, 1936 में आई वो। तो इस बुक में ही इज टॉकिंग अबाउट मेटाफर। इस बुक में उसने मेटाफर की बात की है, ठीक है ना। ही इज टॉकिंग अबाउट मेटाफर, एंड व्हाइल ही इज टॉकिंग अबाउट मेटाफर ही इंट्रोड्यूस्ड टू टर्म्स। जब वो मेटाफर की बात कर रहा था तो उसने दो टर्म जो है इंट्रोड्यूस की, यानी दो टर्म्स बताई। तो मैं आपको यहां लिखता हूं, देखो, ही टॉक्ड अबाउट मेटाफर। इसने क्या किया इस बुक में, मेटाफर के बारे में बात की है। एंड while talking about metaphor, he introduced, उसने क्या किया, कॉइन की, इंट्रोड्यूस की, ठीक है ना, टू टर्म्स। उसने दो टर्म्स को कॉइन किया, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। I.A. रिचर्ड्स एक क्रिटिक है जिसका एक वर्क है द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, जो 1936 में आया, और इसमें उसने मेटाफर की बात की। और मेटाफर की बात करते वक्त उसने जो है दो टर्म इंट्रोड्यूस की, और वो टर्म कौन कौन सी हैं, देखिए, नंबर 1 टेनर एंड नंबर 2 व्हीकल। उसने ये दो टर्म कॉइन की, TENOR टेनर, एंड व्हीकल VEHICLE व्हीकल। ये दो टर्म कॉइन की। अब इनका मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि दिस न्यूज इज डैगर टू माई हार्ट। आपने कहा दिस न्यूज इज डैगर टू माई हार्ट। अब देखिए, यहां पर दो चीजें, दिस न्यूज
और एक है डैगर, या डैगर टू माई हार्ट, ठीक है। न्यूज़ को उसने क्या बताया है, डैगर बताया है, खंजर बताया है, ठीक है। तो देखो टेनर क्या होता है, टेनर का मतलब होता है व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। टेनर का मतलब होता है व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि जिस चीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, जिस चीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है वो होता है टेनर। अब ये क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कर्ता कोई पर्सन, वो सब्जेक्ट में कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, मतलब कोई भी चीज जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, दैट इज टेनर। अब देखो मैंने कहा दिस न्यूज इज डैगर टू माई हार्ट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं न्यूज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूज की। तो ये जो दिस न्यूज जो है ये आपका क्या हो गया, टेनर हो गया। ये क्या हो गया, टेनर। मेटाफर में एक टेनर होता है और एक व्हीकल होता है। फाइन, आई रिपीट, आई रिचर्ड्स ने फिलॉसफी ऑफ रेटरिक में मेटाफर की बात करते वक्त दो टर्म कॉइन की, टेनर और व्हीकल। टेनर उसने कहा कि व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिस चीज का डिस्कशन किया जा रहा है, जिस चीज की बात हो रही है, इट मे बी अ पर्सन, मे बी एनी कॉन्सेप्ट, आइडिया, थिंग, कोई भी चीज जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, दैट इज टेनर। ओके, अब नेक्स्ट व्हीकल। व्हीकल क्या होता है, व्हीकल जो होता है वो इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज, इट इज अ फिगरेटिव वर्ड कह सकते हो, टर्म कह सकते हो, ठीक है ना। इट इज अ फिगरेटिव टर्म विच इज यूज्ड फॉर, और कह सकते हो विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेनर। देखिए यहां पर व्हीकल क्या होता है, व्हीकल इज अ फिगरेटिव वर्ड, व्हीकल कोई फिगरेटिव वर्ड होता है या टर्म होती है विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेनर। व्हीकल वो वर्ड होता है जो कि टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, एक फिगरेटिव वर्ड होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस न्यूज इज अ डैगर टू माई हार्ट, मैंने कहा दिस न्यूज इज डैगर टू माई हार्ट, तो यहां पर दिस न्यूज जो टेनर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है, मैंने डैगर शब्द यूज किया है कि यह न्यूज जो है मेरे हृदय के लिए खंजर है। तो ये जो खंजर वर्ड है मैंने किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है, मैंने किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है, दिस न्यूज को। तो ये जो यहां पर आपका जो डैगर जो वर्ड है वो क्या हो गया, व्हीकल हो गया। ये क्या हो गया, ये व्हीकल हो गया। तो मेटाफर में दो चीजें होती हैं, एक होता है टेनर और एक व्हीकल। व्हीकल केवल एक फिगरेटिव वर्ड होता है जो कि मेटाफर के डेकोरेशन के लिए काम में आता है। इज इट क्लियर, फाइन। अब देखो जैसे और एग्जांपल देते हैं, मैंने आपसे कहा लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। मैंने कहा लाइफ इज बट आ वॉकिंग शैडो, लाइफ कुछ नहीं है, एक चलती फिरती परछाई है, ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, किसके डिस्कशन किया जा रहा है, किसकी बात की जा रही है, लाइफ की बात की जा रही है। मैंने कहा कि टेनर क्या होता है, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसका डिस्कशन किया जाता है। तो यहां पे मैं डिस्कशन किसकी बात कर रहा हूं, लाइफ की बात कर रहा हूं। तो लाइफ क्या हो गया आपका, टेनर हो गया। लाइफ क्या हो गया आपका, टेनर हो गया, फाइन। उसके बाद मैंने कहा लाइफ इज बट आ वॉकिंग शैडो, लाइफ जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यहां पर इस लाइफ यानी कि टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए मैं कौन सी टर्म यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं वॉकिंग शैडो, चलती फिरती परछाई। लाइफ का वर्णन करने के लिए जो मैंने फिगरेटिव वर्ड यूज किया है वो है वॉकिंग शैडो। तो वॉकिंग शैडो क्या हो गया, यहां पर आपका व्हीकल हो गया। वॉकिंग शैडो क्या हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है। ये शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है मकबेथ, और ये मकबेथ की लाइन है। शेक्सपियर मकबेथ, ओके। शेक्सपियर का जो मकबेथ है उसमें एक बहुत ही फेमस सलीलकवी है। शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें एक बहुत ही फेमस सलीलकवी है जिसका नाम है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो।
शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है मकबैथ। उस मकबैथ में एक बहुत ही फेमस सलीलकवी है। सलीलकवी का मतलब होता है, अभी आप ये समझ लीजिए, सलीलकवी एक होता है स्वय कथन, या फिर आप कह सकते हो खुद से बातें करना। जैसे मैं हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी नहीं है और मैं किसी मेंटली टेंशन में हूँ, किसी भी कोई भी मेरे मन में डिलेमा चल रहा है, तो मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, अकेला कह रहा हूँ कि क्या करूँ, वो वहाँ पर तो चला गया, अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। खुद से ही जब बातें करते हैं तो उसे बोलते हैं सलीलकवी, ठीक है ना। वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसमें एक सलीलकवी है जिस वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस सलीलकवी है, टमोरो 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 लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। इस तरीके की उसकी सलीलकवी है। तो वहां पर वो कहता है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। अब देखो इसके बारे में समझो आप। ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक कैरेक्टर होता है मकबैथ और उसकी वाइफ का नाम होता है लेडी मकबैथ। अब वो उस वक्त मकबैथ बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ होता है, वो युद्ध में इन्वॉल्व होता है। उसी वक्त उसको ये न्यूज़ आती है कि उसकी वाइफ जो है बहुत टाइम से जो है मेंटली कंडीशन सही नहीं थी और लेडी मकबैथ जो है उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो कहता है कि ये न्यूज़ आज गलत टाइम पे आ गई, आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी डेथ को किसी तरीके से, मतलब उसकी डेथ के ऊपर कुछ कर सकूं, तो ये जो न्यूज़ आज नहीं आके कल आती कल आती कल आती, मतलब बाद में आती तो ठीक था। फिर वो उसके बाद वो अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, ठीक है ना। वो कहता है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो वहां पर वो कहता है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, तो लाइफ जो है उसके बारे में क्या कहता है, वॉकिंग शेडो, ठीक है। नाउ अब ये मेटाफर में दो चीजें तो मैंने बताया, आई रिचर्ड्स ने बताई। तो मेटाफर में एक तीसरी चीज और होती है, एक होता है टेनर और एक होता है व्हीकल, और एक थर्ड चीज और होती है, दैट इज ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है लाइकनेस। ग्राउंड का मतलब यहां क्या है, लाइकनेस। मतलब उन दोनों चीजों में, टेनर और व्हीकल में एक चीज समान होती है, ठीक है ना, वो उसे कहते हैं ग्राउंड। टेनर और व्हीकल में सर्टेन क्वालिटी जो है, कोई निश्चित गुण समान होता है, उस जो निश्चित चीज जो उनमें दोनों में समानता रखती है, समान होती है, उसे बोलते हैं ग्राउंड। अब देखो यहां पर लाइफ के बारे में एक आ जाता है कि भाई जैसे वॉकिंग शेडो जो है, वॉकिंग शेडो यानी शेडो, शेडो इज अनरियल। शेडो क्या होती है, अनरियल है। तो वही कहना चाहता है शेडो इज अनरियल, सो इज द लाइफ, सो इज द लाइफ। जिस तरीके से शेडो परछाई अनरियल है, उसी तरीके से लाइफ भी अनरियल है। लाइफ जो है रियल नहीं है। यदि आपने शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट पढ़ा हो तो वहां पे भी वो कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है ना, सारा वर्ल्ड ये स्टेज है, रियलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, गॉड इज अ डायरेक्टर। तो वो कहता है ये लाइफ जो हम यहाँ जी रहे हैं, दिस इज नॉट रियल, ठीक है ना, ये अनरियल है। उसी तरीके से जैसे कि शेडो। तो यहाँ पे दोनों में ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ये है कि दोनों चीजें क्या है, अनरियल है। इज इट क्लियर। तो ये हमने मेटाफर के बारे में पढ़ा कि मेटाफर में टेनर होता है, मेटाफर में व्हीकल होता है, मेटाफर में ग्राउंड होता है, ठीक है। फिर देखो और एग्जाम्पल यदि हम मेटाफर का देखें तो देखो अभी मैंने आपको बताया वही देख लो, all the world is a stage, all the world is a stage। अब देखो एक तो हो गया वर्ल्ड और एक हो गया स्टेज, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ऑल द वर्ल्ड, संसार को आप क्या बता रहे हो, स्टेज बता रहे हो। संसार को आपने स्टेज ही बता दिया, एक चीज को दूसरी चीज पर ही लागू कर दिया, ठीक है आपने। और कंपैरिजन पर असर्ट नहीं किया, कंपैरिजन पर जोर नहीं दिया, लाइक और इसका प्रयोग नहीं किया। तो क्या हो गया, मेटाफर। और यहां पर जो वर्ल्ड है ये हो गया आपका टेनर, और ये जो स्टेज है ये हो गया आपका व्हीकल। ये शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, उसकी लाइन है शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट, फाइन। तो ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये हमने मेटाफर को देखा कि भाई मेटाफर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, मेटाफर के एग्जाम्पल्स। फिर हमने देखा कि आई रिचर्ड्स ने जो है टेनर और व्हीकल दो टर्म कॉइन की। हमने देखा कि टेनर क्या होता है, हमने देखा व्हीकल क्या होता है, हमने देखा कि टेनर और व्हीकल उसने कौन से वर्क में, फिलॉसफी ऑफ रेटरिक में कहा। फिर हमने टेनर को समझा, हमने व्हीकल को समझा। फिर हमने देखा कि थर्ड टर्म और होती है ग्राउंड, और ये जो ग्राउंड है ये लाइकनेस होती है, ये दोनों में एक चीज़ें जो है समानता होती है, इसलिए उनमें उस तरह का कंपैरिजन किया जाता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, मेटाफर के बारे में। अब मेटाफर की नेक्स्ट चीज़ है मेटाफर के काइंड्स, जिस पर कि आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ मेटाफर देखते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ
मेटाफर। अब मेटाफर के जो है काइंड्स की यदि बात करें तो मेटाफर कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो अब हमें समझना है। देखो, नंबर 1 एक होता है ह्यूमनाइजिंग मेटाफर, नंबर 2 डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, नंबर 3 एक्सटेंडेड मेटाफर, नंबर 4 मिक्स्ड मेटाफर, नंबर 5 डेड मेटाफर। ये कुछ मेटाफर हैं जो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और इनमें किस तरीके से जो है यूज होते हैं, उनके एग्जांपल्स। देखो, नंबर 1 मैंने कहा ह्यूमनाइजिंग मेटाफर, नंबर 2 डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, नंबर 3 एक्सटेंडेड मेटाफर, नंबर 4 मिक्स्ड मेटाफर और नंबर 5 डेड मेटाफर। एक बार मैं एक एक लाइन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, ह्यूमनाइजिंग मेटाफर का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, किसी भी इनएनिमेट थिंग को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन हो, जैसा आप पर्सोनिफिकेशन में करते हैं। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। एक पर्सोनिफिकेशन का एक प्रकार है। आप क्या करते हो, किसी भी सजीव चीज को आप क्या करते हो, आप ह्यूमनाइजिंग मेटाफर में क्या करते हो कि आप किसी भी निर्जीव चीज को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो सजीव हो। सिंपल, अभी मैं एक एक वर्ड में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, आई रिपीट, ह्यूमनाइजिंग मेटाफर में आप किसी भी निर्जीव चीज को सजीव की तरह ट्रीट करते हो। डीह्यूमनाइजिंग तो ह्यूमन से गिरा दिया नीचे। तो डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर में आप क्या करते हो कि कोई भी सजीव ह्यूमंस को, किसी भी ह्यूमन को आप एनिमल की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, ह्यूमनाइजिंग मेटाफर में तो आप क्या करते हो, निर्जीव चीज को सजीव की तरह ट्रीट करते हो, जैसे कि आप किस में करते हो, पर्सोनिफिकेशन में। डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर में आप किसी भी पर्सन को एनिमल की तरह ट्रीट करते हो। पर्सन को कैसे ट्रीट किया आपने, एनिमल की तरह। एक्सटेंडेड मेटाफर ऐसा मेटाफर होता है जो कि पूरी की पूरी पोएम में, पूरी की पूरी पैराग्राफ में या कई लाइनों तक चलता है। कई लाइनों तक जो मेटाफर चलता है, यानी कि वो कई लाइनों तक एक्सटेंडेड रहता है, कई लाइनों तक फैला रहता है, रनिंग थ्रू मल्टीपल लाइंस और होल पोएम और द होल पैराग्राफ। कोई मेटाफर जो पूरी पोएम में बहुत सारी लाइन में चलता रहता है, एक्सटेंड रहता है, फैला रहता है, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। एक होता है मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स से समझ में आ गया, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर आर जॉइन। आप क्या करते हो, यू यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर। आप दो अलग अलग प्रकार के मेटाफर एक साथ यूज कर लेते हो, तो वो हो जाता है मिक्स्ड मेटाफर। डेड मेटाफर का मतलब होता है एक ऐसा मेटाफर यूज करते हो जिसको कि आप इतनी बार यूज कर चुके हो, इतने लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हो कि उसका अब कोई भी प्रभाव रहता नहीं है। वो आपको लगता ही नहीं है कि आपकी लैंग्वेज डेकोरेटिव या फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। वो डेड मेटाफर। ठीक है, अभी ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम एक एक को पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमनाइजिंग मेटाफर। देखो, ह्यूमनाइजिंग मेटाफर। ह्यूमनाइजिंग मेटाफर क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, वी ट्रीट इनएनिमेट थिंग as an animate। हम क्या करते हैं, इनएनिमेट थिंग को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो एनिमेट हो, या फिर आप कह सकते हो एज अ पर्सन, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, या फिर एज अ ह्यूमन ऐसे कह सकते हो। आप क्या करते हो कि किसी भी इनएनिमेट को, यू ट्रीट इनएनिमेट थिंग, you treat an inanimate thing as a human or as a person। we treat an inanimate thing as a person or human। आप किसी भी inanimate thing को as a person या as a human treat करते हो। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, thou who didst, D-I-D-S-T, didst waken from his summer's sleep। ये देखो, ये लाइन है, मैंने कहा दाऊ हु डिडस्ट वेकन, वेकन मतलब जगा देना। दाऊ हु डिडस्ट, D-I-D-S-T, ठीक है ना, दाऊ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर स्लीप। फाइन, ये जो लाइन है वो ली गई है O2 वेस्टर्न से।
O2 वेस्ट विंड बाय पीबी शैली। पीबी शैली की पोइम है जिसका नाम है O2 वेस्ट विंड, वहां से ली गई है दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर स्लीप। अब देखो इस लाइन को समझने से पहले आप एक चीज देखिए, आपको लाइन सब समझ में आएगी। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो सीजन्स हैं उनका एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस किस तरीके से है मैं लिख देता हूं। सबसे पहला जो सीजन आता है वो आता है स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद आता है समर, और समर के बाद आपका आता है ऑटम, और ऑटम के बाद आता है आपका विंटर। ये इंग्लैंड के जो सीजन्स हैं उनका सीक्वेंस है। सबसे पहले स्प्रिंग बसंत, समर गर्मी, फिर ऑटम पतझड़, और फिर सर्दी। ठीक है, जब आप O2 वेस्टर्न पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, फर्स्ट लाइन ही स्टार्ट इस तरीके से होती है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। लाइन की शुरुआत, पोएम की शुरुआत इस तरीके से होती है कि तू ऑटम की सांस है। इसका मतलब वेस्ट विंड जो है, पश्चिमी हवाएं जो हैं वो कब चलती हैं? ऑटम के महीने में, पतझड़ के महीने में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको वेस्ट विंड कब चलती है? पश्चिमी हवाएं वेस्ट विंड में। जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि वेस्ट विंड का इफेक्ट अर्थ पर क्या पड़ता है, कि अर्थ पर वेस्ट विंड सूखे पत्तों को ले जाती है तेजी से चलते। वेस्ट विंड का इफेक्ट आसमान पे क्या पड़ता है? आसमान पर बादलों को इधर उधर बिखेर देती है। वेस्ट विंड का असर जो है ओशन पर या सी पर, समुद्र पर क्या पड़ता है? पहले स्टेंजा में बताते हैं अर्थ पर ये इफेक्ट पड़ता है, फिर बताते हैं कि भाई वेस्ट विंड का इफेक्ट स्काई पर इस तरीके से पड़ता है, फिर बताते हैं कि वेस्ट विंड का इफेक्ट जो है ओशन पर या सी पर किस तरीके से पड़ता है। तो देखो इंग्लैंड में क्या है, मैंने आपको बताया ऑटम में वेस्ट विंड चलती है। ठीक है, अब ऑटम से इमीडिएट पहले सीजन कौन सा है? समर। ओके, तो यहां पर कोल्ड कंट्रीज में गर्मी के मौसम में क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो नदियों में पानी बहेगा, और नदियों में पानी बहेगा तो नदियों का पानी जो है ओशन में या समुद्र में, सी में जाएगा, और जब वो पानी गिरेगा नदियों से तो नदियों के पानी से एक आवाज़ आएगी। वो जो आवाज़ कैसी होगी? कल कल की आवाज़। पानी गिरती है ना, पानी की जो साउंड होती है वो कल कल की आवाज़ आएगी। तो पोइट इस तरीके की इमेजिनेशन कर रहा है कि जो मेडिटरेनियन सी है, पोइट किस तरीके से कंपैरिजन कर मान रहा है कि ये जो मेडिटरेनियन सी है, मेडिटरेनियन सी है यानी कि भूमध्य सागर। मेडिटरेनियन क्या होता है? भूमध्य सागर। पोइट ये कहता है कि ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटरेनियन सी, भूमध्य सागर जो है पूरी गर्मी सोता रहता है। क्यों सोता रहता है? क्योंकि नदियों की कलकल की आवाज आती रहती है और वो उसके लिए लोरी का काम करती है। उसे ऐसा लगता है लोरी, तो उसमें वो सोता रहता है और सोते वक्त सपने देखता रहता है। कोई आदमी सोएगा तो सपने देखेगा, तो मेडिटरेनियन जो है सोते हुए सपने देखता रहता है और बड़ी बड़ी गहरी नींद में सोता रहता है। लेकिन जब वेस्ट विंड आती है, और वेस्ट विंड कब आती है? ऑटम में, समर के बाद ऑटम। तो वेस्ट विंड आती है तो वेस्ट विंड इज वेरी वायलेंट, वेस्ट विंड बहुत वायलेंट है, ठीक है ना, बहुत तेज चलती है, तो वो भूमध्य सागर को जगा देती है उसकी नींद से। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जो आपको लाइन समझ में आ जाएगी। आपने कहा दाउ हु डिडस्ट वेकन, तू कौन? वेस्ट विंड। या तू किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? वेस्ट विंड के लिए। वेस्ट विंड डिडस्ट वेकन, वेकन मतलब अवेकन, जगा देना। वेस्ट विंड तू जगा देती है, ठीक है ना, फ्रॉम हिज समर स्लीप, उसकी गर्मी रूपी नींद से। उसकी गर्मी रूपी नींद से मतलब कौन सो रहा है? मेडिटरेनियन सी। भूमध्य सागर जो है अपनी पूरी गर्मी भर नींद में सो रहा है, सपने देख रहा है, उसको जगा देती है। तो यहां पर ये जो मेडिटरेनियन सी है, ठीक है ना, मेडिटरेनियन सी क्या है? इन एनिमेट थिंग है, और उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? जैसे कोई ह्यूमन हो, उसके लिए हिज वर्ड यूज हो रहा है। देखो, तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? यहां आप कर रहे हो वी ट्रीट एन इनएनिमेट थिंग। हम इनएनिमेट थिंग को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? जैसे कि वो पर्सन हो या ह्यूमन हो। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? समर्स स्लीप, जो गर्मियों की नींद, गर्मी रूपी नींद में सो रहा है। और सोने का काम ये क्वालिटी तो किसकी होती है? ह्यूमंस की होती है। तो यहां पर भूमध्य सागर को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो ह्यूमन हो। इसे कहते हैं ह्यूमनाइजिंग मेटाफर, जिसको आप क्या कहते हो? पर्सोनिफिकेशन भी कहते हो। तो आपने क्या किया? इनएनिमेट थिंग को कैसे ट्रीट किया? आपने कहा तू जो जगा देती है, जगा देती है किसको? समर स्लीप, गर्मी रूपी नींद से। तो नींद में सोना और जग जाना, ये काम तो किसका होता है? ह्यूमंस का होता है। तो आप क्या कर रहे हो? इनएनिमेट थिंग को ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो दिस इज ह्यूमनाइजिंग मेटाफर। ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ मेटाफर जो है आपका वो है डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर। देखो, डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, देखो डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर में आप क्या करते हो? वी ट्रीट ह्यूमंस
एज एनिमल्स। आप क्या करते हो इसमें, हम ट्रीट करते हैं ह्यूमंस को किस तरीके से, मानव को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एज एनिमल्स, एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं, किसमें, डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर में, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं वाई शुड ए हॉर्स, वाई शुड ए हॉर्स, अ डॉग, ए रैट has life and thou no breath at all. Why should a horse, dog, rat hath life, thou breath not at all? तो आपने कहा देखो, जब आपने ये वाला वर्ड यूज किया why should a dog, horse, अच्छा horse rat, आप डॉग हॉर्स रैट, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर लीजिए, डॉग हॉर्स रैट, पहले डॉग है ना, why should a dog, a horse, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें समझना है, ठीक है ना, लेकिन ये सीक्वेंस इस तरीके से, why should a dog, a horse, a rat has life, thou no breath at all। देखो अब ये जो लाइन जो है ये शेक्सपियर का प्ले है, शेक्सपियर्स प्ले, और शेक्सपियर के प्ले का नाम है आपका किंग लियर, वहां से लाइन है। अब समझिए आपको थोड़ा सा शेक्सपियर के प्ले में देखिए, इसमें शेक्सपियर के प्ले जो है आपका किंग लियर, इसमें क्या है आपको थोड़ा सा समझिए जिससे आपको समझ में आए। इसमें 3 लड़कियां हैं, एक का नाम है गॉनरेल, एक का नाम है रीगन, और थर्ड वन इज कॉर्डेलिया। ये 3 लड़कियां हैं, गॉनरेल, रीगन और कॉर्डेलिया, और एक है किंग लियर खुद, ठीक है ना, राजा है जिसका नाम लियर है, उसकी 3 बेटियां हैं, गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना पूरा राज्य जो है किंगडम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भाई मैं तीनों बेटियों को अपना अपना राज्य देना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको बुलाता है कि मैंने 3 जो है डिवाइड कर दिया है 3 भागों में मेरे राज्य को, और आप में से जो मुझसे जितना जितना प्यार करती है वो बताओ, उस हिसाब से उसको मैं वो पार्ट दे दूंगा। तो वो जब गॉनरेल से बात करता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो गॉनरेल खूब सारी प्रशंसा कर देती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही रीगन भी कह देती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन कॉर्डेलिया कहती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक फादर को अपनी एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए। मेरा आधा प्यार आपके लिए, तो आधा प्यार जो है मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए। तो किंग लियर गुस्सा हो जाता है, किंग लियर इन दोनों को ही सारी प्रॉपर्टी दे देता है, उसको प्रॉपर्टी से अलग कर देता है, इसको बेदखल कर देता है अपने राज्य से। अब वो उसके बाद ये जो गॉनरेल और रीगन तो हैं, जैसे इनके पास राज्य आता है तो अपने फादर से बहुत बेकार ट्रीटमेंट करने लग जाती हैं, और इवन उसको भगा देती हैं, और फिर किंग लियर जो है उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, और इवन वो ब्लाइंड हो जाता है, मैड हो जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में उसकी बेटी कॉर्डेलिया उसका साथ देती है। लेकिन कॉर्डेलिया भी, जब युद्ध लड़ते वक्त कॉर्डेलिया को भी मार दिया जाता है, जब किंग लियर को पता लगता है कि कॉर्डेलिया मर गई, ठीक है ना। अब किंग लियर को पता लग गया ये गॉनरेल बेकार थी निकली, ये बेटी भी बेकार निकली, उसको पता लगता है कि जिस बेटी के साथ मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया वही बेटी ने मेरे को बचाने की कोशिश की, और अब मेरे लिए उसकी जान भी चली गई। फाइन। अब ये जो गॉनरेल और रीगन जो है, इसके अलावा एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है एडमंड। इसी में कैरेक्टर और है एडमंड, ये भी एक विलन है, ठीक है ना, मतलब विलन का मतलब ये भी बैड कैरेक्टर है। फाइन। अब जब उसके बाद जब ये कॉर्डेलिया की लाश जो है किंग लियर के हाथ में होती है, तब किंग लियर ये वाली बात, ये लाइन बोलता है कि व्हाई शुड अ डॉग, हॉर्स, ए रैट हैथ लाइफ। ऐसा क्यों है इस संसार में कि डॉग, हॉर्स और रैट जो है वो तो प्रॉस्पर करते हैं, समृद्धि करते हैं। तो यहां पर जब वो डॉग, हॉर्स, रैट की बात कर रहा है, तो वो किसको एड्रेस कर रहा है, वो कह रहा है GONRIL, गॉनरेल को, रीगन को, और किसको, एडमंड को। वो जो डॉग, हॉर्स और रैट बात कर रहा है वो किसको कह रहा है, गॉनरेल, रीगन और एडमंड को, EDMUND, एडमंड, इनको कह रहा है। और वो कह रहा है दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, और वो कह रहा है तेरे अंदर सांस ही नहीं रही, मतलब तू तो मर गई, ठीक है ना। तो मतलब वो कह रहा है कि जो कॉर्डेलिया जो अच्छी लड़की है, जो मेरी सबसे अच्छी लड़की थी, जो बिल्कुल ट्रू है, वो तो प्रॉस्पर ही नहीं करी, वो तो मर गई। वाइल other wicked people like Goneril, Regan and Edmund are prospering, ठीक है ना, वो तो प्रॉस्पर हुए हैं। और जो मेरी जो अच्छी बच्ची है, जो अच्छी लड़की है, जिसने अच्छे काम किए, वो
वो जिंदी ही नहीं है। तो यहां पर क्या कर रहा है वो गोनेरिल रीगन, विकेड पीपल आर डाउनग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ एनिमल। ये जो विकेड पीपल हैं, गंदे लोग जो हैं, इनका स्तर कहां तक गिरा दिया उसने कि उनको एनिमल का रूप दे दिया। उनको क्या कह रहा है, उनको कह रहा है डॉग, हॉर्स, रैट, ठीक है, ऐसे वर्ड्स से पुकार रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो ह्यूमंस को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, एनिमल की तरह ट्रीट कर रहा है। और वी ट्रीट ह्यूमंस एज एनिमल, जब हम ह्यूमंस को एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं तो कौन सा मेटाफर होता है, वो होता है डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर। इज इट क्लियर? और देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे, वेलकम टू साइप्रस, वेलकम टू साइप्रस गॉट्स एंड मंकीज। वेलकम टू साइप्रस गॉट्स एंड मंकीज, ये शेक्सपियर का एक प्ले है। और जिसका नाम है ओथेलो। ये उसकी लाइन है, OTHELLO, ओथेलो, ठीक है, उसकी लाइन है। देखिए यहां पर क्या होता है कि एक ओथेलो नाम का एक पर्सन है जो कि मूर है, मतलब हबशी कह सकते हो, काला है ना, निग्रो। अब वो क्या करता है कि वो एक लड़की डेस्डिमोना, उसकी वाइफ का नाम है डेस्डिमोना, वो क्या करता है, डेस्डिमोना से उसकी शादी होती है, फिर उसको जो है एक जगह भेज दिया जाता है साइप्रस। और साइप्रस नाम की जगह पर टर्क्स का अटैक होने वाला था, लेकिन वहां पर जब वो पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि टर्क्स तो खुद ही बर्बाद हो गए, वो समुद्र में उनका जहाज डूब गया, नष्ट हो गया, समुद्र में डूब गए। तो फिर उसको युद्ध लड़ना नहीं, वो आराम से वहां रह रहा था, बड़ा खुश रह रहा था साइप्रस में, वो इंजॉय कर रहा था, अपनी नई नई शादी हुई थी तो शादी का इंजॉय कर रहा था। लेकिन उसी वक्त तो उसके दिमाग में एक इसका विलन है जिसका नाम है इयागो। इयागो उसके दिमाग में ये फिट कर देता है, गलत फहमी क्रिएट कर देता है, किसके में, ओथेलो के। ओथेलो के दिमाग में ये गलत फहमी क्रिएट कर देता है कि हिज वाइफ हैज इलिसिट रिलेशन विथ सेसियो, एक व्यक्ति है उसके साथ, उसके सेसियो नाम के व्यक्ति के साथ उसके जो है गलत फिजिकल रिलेशन है। अब जब इस तरीके की स्थिति में उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, जब वो इस मेंटल कंडीशन में, इतनी बेकार कंडीशन में भी वो कहता है कि वेलकम टू साइप्रस, जो उसके यहाँ लोग आ रहे होते हैं, जो उसके पास उसे मिलने आ रहे होते हैं, उन सब से वो किस तरीके से बात करता है, वेलकम टू साइप्रस। देखो पहले वेलकम तो करता है, लेकिन फिर कहता है गोट्स एंड मंकीज। तो यहाँ पर गोट्स एंड मंकीज किसके लिए यूज कर रहा है, वो अपनी वाइफ डेस्डिमोना और सेसियो। डेस्डिमोना और सेसियो जो कैरेक्टर हैं, डेस्डिमोना वो उसकी वाइफ है और उसको शक है कि सेसियो से उसके फिजिकल रिलेशन है, तो उन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है गोट्स एंड मंकीज। गोट्स और मंकीज जो है एनिमल लस्ट के लिए जाने जाते हैं, एनिमल लस्ट यानी लस्ट के लिए जाने जाते हैं, लैचरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो अब वो क्या कर रहा है, ह्यूमंस को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, एनिमल्स की तरह, वो उनसे कह रहा है गॉड्स एंड मंकीज। आपने शेक्सपियर का जब प्ले किंग लियर देखा तो किंग लियर में वो उनको कह रहा है डॉग, हॉर्स एंड रैट, ठीक है ना। व्हाई शुड अ डॉग, ए हॉर्स एंड रैट हैथ लाइफ, दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने क्या किया, एनिमल्स की तरह ट्रीट किया किसको, ह्यूमंस को। ये हो गया डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मेटाफर है वो है मिक्स्ड मेटाफर, MIXED, मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया, मिक्स्ड मेटाफर का मतलब आप क्या करते हो, दो तरीके के मेटाफर को एक साथ जोड़ देते हो, ठीक है ना। यू जॉइन, क्या करते हो, यू जॉइन टू टाइप्स ऑफ मेटाफर, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर, ठीक है ना। तो आप क्या किया आपने, यू जॉइन टू डिफरेंट, DIFFIRENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर। आप क्या करते हो, दो डिफरेंट टाइप्स के मेटाफर को एक साथ जोड़ देते हो, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो आपका सेंटेंस है वो रिडिकुलस, लुडिक्रस या फिर एब्सर्ड, आपका सेंटेंस जो है, आपका जो वाक्य है वो उपहासपूर्ण कह सकते हो आप, एब्सर्ड, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। मिक्स्ड मेटाफर में क्या होता है, आप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर को क्या कर देते हो, एक साथ रख देते हो। यू पुट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो तरीके के मेटाफर को आप क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, इसे कहते हैं मिक्स्ड मेटाफर, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा एग्जांपल से।
देखो जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है लिसिडैस, ठीक है। जॉन मिल्टन, उसका बहुत ही फेमस है लिसिडैस। लिसिडैस में वो एक टर्म यूज करता है प्रीस्ट के लिए, ब्लाइंड माउथ। ये जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं, MOUTH, ये जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं, पादरी जो हैं, उनके लिए वो ये वर्ड यूज करता है ब्लाइंड माउथ। तो यहां पर दो वर्ड यूज किया, ब्लाइंड और माउथ, ठीक है, ब्लाइंड पीपल और माउथ। अब देखो यहां पर वो उनके लिए ब्लाइंड भी कह रहा है, ठीक है ना, जैसे ब्लाइंड पीपल होते हैं वह भी कह रहा है, और उनको माउथ भी कह रहा है। किसको? प्रीस्ट को। वो एक इसका कारण समझिए, वो कह रहा है कैथोलिक प्रीस्ट आर ब्लाइंड माउथ्स, उनको क्या कह रहा है? ब्लाइंड माउथ कह रहा है। क्यों? देखो प्रीस्ट जो होता है, पादरी जो होता है, उसकी ड्यूटी ये होती है, पादरी की ड्यूटी होती है टू वॉच ओवर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की आध्यात्मिक जिंदगी या उनकी जिंदगी पर एक निगाह रखना, उन पर वॉच करना कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रहा, ठीक है ना, कोई सिन तो नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं कर रहा। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रीस्ट टू वॉच ओवर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। ये प्रीस्ट का कर्तव्य होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू वॉच ओवर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, कि सामान्य लोगों की आध्यात्मिक जिंदगी, उनकी जिंदगी पर निगाह रखे, आंख रखे, ठीक है। अब जिसका काम है कि वो दूसरों पे आंख रखे, वही अंधा हो गया, यानी वो प्रीस्ट खुद ही करप्ट हो गए, सिन कर रहे हैं, तो उनको क्या कह रहा है? वो ब्लाइंड कह रहा है, ठीक है। उनकी ड्यूटी तो लोगों पे निगाह रखने की है, आंखें रखने की है, और वो खुद ही ब्लाइंड हो गए, तो वो क्या किसी पे निगाह रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उनको वो माउथ भी कह रहा है, क्यों कह रहा है? प्रीस्ट जो है उनकी एक्चुअल ड्यूटी तो ये है टू फीड अदर्स, कि दूसरों को फीड करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को हेल्प करना, भूखे को खाना खिलाना। यदि आपकी ड्यूटी दूसरे को खाना खिलानी है और आप खुद ही माउथ बन गए, तो पहले क्या करोगे? माउथ का काम क्या होता है? खुद खाना, तो वो पहले खाएगा। तो वो ये कह रहा है कि प्रीस्ट जिनकी ड्यूटी टू है टू वॉच ओवर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है ना, हैज हिमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, वो खुद ही अंधे हो गए। एंड द प्रीस्ट ड्यूटी इज टू फीड अदर्स, और प्रीस्ट की ड्यूटी है दूसरों को खिलाना। दे देमसेल्व्स हैव बिकम माउथ, वो खुद ही माउथ हो गए। तो प्रीस्ट के लिए उसने दो मेटाफर एक साथ, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर एक साथ यूज कर लिए, एक ब्लाइंड और एक माउथ। तो ये क्या हो गया? एक इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका मिक्स्ड मेटाफर का, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर। तो देखो और देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा द बॉटल नेक is strangling the the traffic flow, देखो the bottleneck is strangling the traffic flow। आपने देखा होगा bottleneck किसे कहते हैं? जैसे ट्रैफिक होता है, जैसे बॉटल की नेक होती है, ट्रैफिक यहाँ से तो चौड़ा है, फिर उसके बाद सकड़ा हो जाएगा, उसे कहते हैं बॉटल नेक। अब जैसे एकदम से चौड़ा है फिर उसके बाद सकड़ा होगा, तो वहाँ एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना रहेंगी। इसलिए क्या है, जो ट्रैफिक मान लो तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो स्लो होंगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये बॉटल नेक, एक तो ये मेटाफर यूज़ किया उसने, एक रास्ता सकड़ा है, सकड़े रास्ते के लिए उसने क्या यूज़ किया? एक तो बॉटल नेक, ठीक है ना, दैट नैरो पैसेज इज ए बॉटल नेक। तो नैरो पैसेज जो है, नैरो रास्ता है, उसके लिए उसने क्या यूज़ किया? बॉटल नेक, ठीक है। स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है गला घोंट के मारना, ठीक है। स्ट्रैंगलिंग का मतलब क्या होता है? गला घोंट के मारना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा जैम लग जाना, बहुत कंजस्टेड हो जाना, ठीक है। द ट्रैफिक फ्लो, देखो पहले मैं शाब्दिक कर बताता हूँ कि वो जो सकड़ा रास्ता है, वो जो ट्रैफिक फ्लो जो है उसका गला घोंट रहा है, ठीक है। तो देखो एक मेटाफर तो ये यूज़ कर दिया बॉटल नेक, एक मेटाफर क्या यूज़ कर दिया? बॉटल नेक, जो सकड़ा रास्ता है उसको बॉटल नेक कह दिया। फिर उसके बाद देखो गला घोंटना, तो दोनों के दोनों जो मेटाफर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर एक ही सेंटेंस में अलग अलग तरीके से उसने यूज कर दिए, ठीक है, फाइन। एक और देखो, एक मिक्स मेटाफर का एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा। देखिए शेक्सपियर का प्ले है, शेक्सपियर का प्ले है जिसका नाम है हैमलेट, ठीक है ना। और उस हैमलेट में एक बहुत ही फेमस सलीलकवी है। मैंने अभी आपको बताया था सलीलकवी क्या मतलब है, अपनी खुद के बारे में बात करना। और सलीलकवी का नाम है टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर का एक प्ले है और प्ले का नाम है हैमलेट, ठीक है ना।
शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, उसमें एक बहुत ही फेमस सलीलकवी है, जिस सलीलकवी को नाम से जाना जाता है टू बी और नॉट टू बी। उस टू बी और नॉट टू बी की लाइंस हैं, उसमें वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन वेदर इट इज नॉबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून्स और टू टेक एन आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स। देखो ये सलीलकवी इस तरीके से स्टार्ट होती है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, और फिर आगे वो कहता है इस तरीके से, और to take arms against the sea of troubles। ठीक है, पहले कहता है to be or not to be, that is the question whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, फिर कहता है or to take an arms against the sea of troubles। अब देखो यहां पर भी मिक्स्ड मेटाफर है, एक है आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार उठाना, और सी ऑफ ट्रबल्स, परेशानियों का समुद्र। यहाँ पर जो हैमलेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जो है फादर का मर्डर कर दिया गया है, और उसकी मदर जो है उसने उस मर्डरर से ही शादी कर ली है, और मर्डर उसका खुद का अंकल है। अब वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, बहुत ज़्यादा उलझन में है, तो फिर अपने आप से बातें कर रहा है। अपने आप से बातें करने को सलीलकवी कहते हैं। तब वो कह रहा है कि और टू टेक एन, वो कह रहा है मैं क्या करूँ, टेक एन आर्म्स, आर्म्स हथियार उठा लेना। आर्म्स का मतलब है यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड, मीनिंग क्या हो गया, मेंटली प्रिपेयर्ड, मानसिक रूप से तैयार हो जाना। तो मानसिक रूप से तैयार हो जाने को वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, टेक एन आर्म्स। ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स। सी ऑफ ट्रबल्स का मतलब होता है ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसने देखो एक तो मेटाफर ये यूज किया, टेक एन आर्म्स, हथियार उठा लेना। हथियार उठाने का उसका कंपैरिजन किससे किया गया, हथियार उठाने का मतलब क्या है, मेंटली प्रिपेयर्ड, मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाऊं। अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स, सी ऑफ ट्रबल्स परेशानियों का समुद्र, तो यहाँ सी क्या है, सी का मतलब अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपने क्या किया, दो तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर एक साथ यूज किए, एक तो आर्म्स उठाना यानी, और एक दूसरा परेशानियों का समुद्र, यानी एक का मतलब है मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाना, और दूसरे का मतलब ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपने क्या किया, एक मेटाफर तो ये यूज कर लिया, टेक एन आर्म्स, टेक आर्म्स, और एक दूसरे है सी ऑफ ट्रबल्स। तो दो अलग अलग तरीके के मेटाफर आपने क्या किया, एक ही साथ यूज कर लिए, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड मेटाफर। जैसे देखो, और मैं कहूं दोज वाइपर्स स्टैब्ड मी इन माई बैक। देखो मैंने कहा दोज वाइपर्स, देखो वाइपर्स का मतलब होता है सांप, ठीक है ना, इट इज अ काइंड ऑफ स्नेक, स्नेक की प्रजाति है। स्टैब्ड, स्टैब्ड का मतलब चाकू घोंप देना। अब देखो वाइपर्स, यहां पर वो वाइपर्स का मतलब है सांप, सांप का मतलब वो किसके लिए बात कर रहा है, एनिमीज के लिए। ठीक है, वाइपर्स एनिमीज। और स्टैब्ड, देखो स्टैब्ड का मतलब तो होता है चाकू घोंप देना, ठीक है ना। या चाकू घोंप देने का मतलब है डिसीव करना, धोखा देना, डिसीव करना, अटैक करना। लेकिन देखो आपने देखा कि वाइपर जो है कभी भी क्या, अगर चाकू घोंपेगा क्या, वाइपर तो बाइट करेगा। तो आपने क्या किया, एक वाइपर यूज कर लिया और एक स्टैब, ये दो मेटाफर एक साथ यूज कर लिए। तो जब दो अलग अलग तरीके के जब आपने मेटाफर यूज कर लिए, तो वो उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड मेटाफर। ठीक है, तो ये आपको मिक्स्ड मेटाफर समझ में आएगा, मिक्स्ड मेटाफर में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटेंडेड मेटाफर। मैंने आपको बताया एक्सटेंडेड मेटाफर ऐसा मेटाफर होता है, ए मेटाफर दैट एक्सटेंड्स, दैट रन्स थ्रू, जो चलता हो बहुत सारी लाइनों तक, मल्टीपल लाइंस तक, कभी कभी पूरी पोएम में और कभी कभी पूरे पैराग्राफ में। तो मैंने आपको से कहा एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, ए मेटाफर दैट runs through multiple lines, that runs through multiple lines। आप कहते हो मल्टीपल लाइंस तक चलता है, और ऐसा भी हो सकता है और होल पोएम और ए होल पैराग्राफ। एक ऐसा मेटाफर जो कि
ए मेटाफर दैट रन्स थ्रू, दैट एक्सटेंड्स, फैला रहता हो, चलता हो, ए मेटाफर दैट रन्स थ्रू मल्टीपल लाइन्स, एक मेटाफर जो मल्टीपल बहुत सारी लाइनों तक चलता हो, होल पोएम तक चलता हो, या फिर होल पैराग्राफ तक चलता हो। देखो जब मैंने आपसे कहा मेटाफर के एग्जांपल दिए तो मैंने आपसे कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, बस एक जगह हो गया ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और फिर उसके बाद वर्ल्ड और स्टेज की वो बात नहीं करता। जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी मेटाफर मैंने आपको कोई और भी मेटाफर बताया कि भाई लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, तो लाइफ की वॉकिंग शेडो से कंपैरिजन कर लिया। लेकिन ये लाइफ और वॉकिंग शेडो जो है पूरी की पूरी पोएम में या बहुत सारी लाइनों तक ये कंपैरिजन चलता रहता है। जब भी लाइफ की बात कर रहा है तो वॉकिंग शेडो की बात कर रहा है, लाइफ की बात कर रहा है, वॉकिंग शेडो की बात कर रहा है, तो वो हो जाता है एक्सटेंडेड मेटाफर, क्योंकि वो मेटाफर एक लाइन तक सीमित ना होकर मल्टीपल लाइन्स तक पूरी पोएम तक चलता है, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस पोइम है एडमंड स्पेंसर की, एडमंड स्पेंसर की पोइम है और जिसका नाम है आइस एंड फायर। ठीक है, देखिए कंफ्यूज ना होना, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम और है उसका नाम है फायर एंड आइस, है ना, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है उसका नाम फायर एंड आइस है और ये एडमंड स्पेंसर का सोनेट है, ठीक है ना, जिसका नाम है आइस एंड फायर। अब जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप इसमें वो कहता है कि माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, हाउ कम्स इट देन दैट हर कोल्ड इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रीड। तो यहाँ पर वो जब भी अपनी बात करता है, पोइट जो है स्पेंसर अपनी खुद की जब भी बात करता है तो अपने आप का जो कंपैरिजन है, अपने आप को क्या बताता है, जब भी वो अपनी बात करता है स्पेंसर तो अपनी बात करते वक्त अपने आप को तो फायर बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपनी लव के लिए। और जब कभी भी वो अपनी बिलवड की बात करता है, और बिलवड का कंपैरिजन जो है उसकी बिलवड का नाम है एलिजाबेथ बॉयल, जब वो अपनी बिलवड की बात करता है तो उसको बताता है आइस। और ये कंपैरिजन केवल एक लाइन तक नहीं पूरी पोएम में रहता है, जहाँ कहीं भी वो कहता है माई लव इज लाइक टू आइस आई टू फायर, हाउ कम्स इट दैट हर कोल्ड, तो फिर कह रहा है हर कोल्ड, उसकी बात करती है वो किसकी बात कर रहा है, कोल्ड की, इज सो ग्रेट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर। फिर जैसे ही अपनी बात करता है तो हॉट वर्ड यूज करता है, तो अपने आप को जहां भी वो यूज करता है वो फायर बताता है, और अपनी बिलवड को जहां भी की बात करता है वहां वो आइस बताता है। तो ये कंपैरिजन केवल एक लाइन तक सीमित नहीं है, ठीक है ना, इट रन्स थ्रू द होल पोएम। ये कंपैरिजन की द पोइट इज फायर एंड हिज बिलवड इज आइस, ये कंपैरिजन पूरी पोएम में चलता है, तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर। इसी तरीके से देखो एक बहुत ही फेमस पोइट है जिसका नाम है, अमेरिकन राइटर है वॉल्ट विटमन, एक बहुत ही फेमस राइटर है अमेरिकन वॉल्ट विटमन, और उसकी एक एलिजी है, एक पोइम है जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन। जब वो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो उसका एलिजी उसकी पोइम है, उसमें जब कभी भी वो कैप्टन की बात, कैप्टन कहता है तो उसका मतलब है अब्राहम लिंकन, LINCON, लिंकन, ठीक है। जब कभी वो कैप्टन की बात करता है तो कैप्टन का मतलब लिंकन, और जब कभी भी वो शिप की बात करता है तो शिप का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब कभी भी वो वॉयज की बात करता है, VOYAGE, वॉयज, तो वो इसका मतलब होता है सिविल वॉर। इसका मतलब वो कहता है ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो इसका मतलब कैप्टन किसको कह रहा है, वो लिंकन को, तो कैप्टन इज कंपेयर टू लिंकन, ठीक है। जब भी वो शिप की बात करता है कि शिप जो है, हमारा जहाज जो है समुद्र में से लहराता हुआ जा रहा है, और जहाज जो है बहुत बड़े समुद्र के तूफान में फंस गया है, लेकिन लिंकन जो है हमारा जो, वो कहता है लेकिन हमारा कैप्टन, ठीक है ना, लेकिन हमारा कैप्टन जो है जहाज को सुरक्षित किनारे पर ले आया। तो जहाज का मतलब हमारा देश गृह युद्ध में फंस गया, बहुत संकट आ गए, लेकिन हमारा जो कैप्टन है, इसका मतलब हमारा जो अब्राहम लिंकन जो कि प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, तो उन्होंने अपने देश को सुरक्षित जगह पे ले आया। हालांकि हमारा जो वॉयज थी, ये समुद्री यात्रा थी, समुद्री यात्रा मतलब सिविल वॉर, समुद्री यात्रा बहुत भयानक थी, सिविल वॉर बहुत भयानक था, लेकिन किसी भी तरीके से हमारा कैप्टन जो है हमारे जहाज को सुरक्षित ले आया। तो जहाँ जहाँ वो कैप्टन की बात कर रहा है, कैप्टन कह रहा है, तो कैप्टन का मतलब लिंकन। जहाँ जहाँ भी वो शिप की बात कर रहा है, शिप मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जहाँ भी वो वॉयज की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, जहाँ पे भी वॉयज की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, सिविल वॉर की,
ठीक है। तो ये कंपैरिजन एक लाइन या दो लाइन तक लिमिटेड नहीं है, इट रन्स थ्रू मल्टीपल लाइंस, बहुत सारी लाइनों तक चलता है, पूरी पोएम में चलता है। जहां कहीं भी ये वर्ड है इसका मतलब ये स्टेट का मतलब शिप का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वॉइस का मतलब सिविल वॉर। ओके। और देखो शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। यहां पर रोमियो जो है जूलियट का कंपैरिजन किससे करता है? सन से। किससे कंपैरिजन करता है? सन से। और एक कंपैरिजन जो है चलता ही रहता है, और कंपैरिजन करते करते इवन वो उसको सन बताता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है, ही रिक्वेस्ट्स हर टू किल द एनवियस मून। देखो अब उसने कहा कि आप सन हो, और फिर सन का कंपैरिजन करते करते कहता है कि ये जो ईशालु चांद है उसको मार दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ईशालु चांद को मार दो मतलब उसको सन ही कह रहा है। मतलब ये कंपैरिजन उसने पाया जूलियट के लिए, उसने सन यूज कर दिया, और फिर उसके बाद ये कंपैरिजन चलता ही रहता है, आगे तक चलता रहता है। फिर इवन ये कहता है ही रिक्वेस्ट हर टू किल द मून, वो उससे कहता है कि आपका जो मून है ये एनवियस मून है, ईर्ष्यालु मून है, इसको मार दो। तो कंपैरिजन केवल एक लाइन में खत्म नहीं हो कि उसने केवल कह दिया कि जूलियट इज सन, जूलियट जो है सूर्य की तरह है, फिर आगे 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 और कहता रहता है, फिर आगे ये भी कहता है कि टू किल द मून, ठीक है। तो आपने देखा कंपैरिजन एक लाइन तक सीमित नहीं है, एक्सटेंडेड है, फैला हुआ, एक्सटेंडेड टू मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लाइंस तक फैला हुआ है, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो मेटाफर की हम बात करते हैं वो है डेड मेटाफर। तो देखो तो जैसे शब्द से ही पता लग जाता है डेड मेटाफर का मतलब, ठीक है ना। एक ऐसा मेटाफर, ए मेटाफर दैट हैज बीन सो ऑफन यूज्ड, एक मेटाफर जो बहुत बार यूज हो गया है। ए मेटाफर a metaphor that has been so often used, so often मतलब बहुत बार, so often used that it has lost its force, oblique effect, एटसेट्रा। एक ऐसा मेटाफर जो इतनी बार यूज हो चुका है कि अब वो अपना इफेक्ट या अपना जो फोर्स है, अपना बल, ठीक है ना, अपना इफेक्ट है, अपना फोर्स है, अपना विविडनेस है, ठीक है ना, अपनी नॉवेल्टी, नयापन जो है खो चुका है, उसका चार्म खो दिया है। एक ऐसा मेटाफर जो इतनी बार यूज हो गया है कि अपना चार्म खो चुका है। इसका मतलब आप कह सकते हो इट लूजेस इट्स फोर्स, क्यों? ड्यू टू ओवर यूज। ओवर यूज मतलब बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से, ठीक है ना, उसने अपना फोर्स खो दिया है, अपना चार्म खो दिया है। फोर्स कह सकते हो, चार्म कह सकते हो, इफेक्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वर्ड कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये मेटाफर एक ऐसा मेटाफर दैट हैज बीन सो ऑफन यूज। ये सारा नोट्स में कंप्लीट, आपको जो नोट्स है वो सारा कंप्लीट उसमें है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें सारा कंप्लीट जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ है, आप समझ लीजिए। और किसी को नोट डाउन करना है, जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगे तो नोट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ए मेटाफर दैट हैज बीन सो ऑफन यूज्ड, मेटाफर इतनी बार यूज हो चुका है दैट हैज लॉस्ट इट्स चार्म, विगर, फोर्स, एनर्जी, ठीक है ना, इफेक्ट, जिसने कि अपना सब कुछ चार्म, आकर्षण खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि इतनी ज्यादा बार यूज हो चुका है। अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे देखो मैं आपसे कहूं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैंने आपसे कहा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो हेड का मतलब होता है सुप्रीम पोस्ट पर जो होता है, आप कहते हो ना हेड मास्टर। तो अब आपको जैसे ये सेंटेंस देखते हो तो आपको टेनर और व्हीकल भूल जाते हो कि टेनर क्या है, व्हीकल क्या है, कुछ नहीं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप इसको हेड, आप जो है हेड मास्टर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इतनी बार यूज कर चुके हो। जब आप इसका यूज करते हो तो आपको इसमें कोई चार्म नजर नहीं आता, आप टेनर व्हीकल की तरफ आपकी निगाह नहीं जाती, क्योंकि ये जो है डेड हो चुका है इतनी बार यूज होने की वजह। आप जैसे आप ये नहीं कहते हो कि हेड
तो हेड का मतलब सुपीरियर जो आदमी है उसका कंपैरिजन हेड से किया गया है, हेड सिर में सबसे ऊपर होता है, इसलिए सबसे ऊपर होता है, इसीलिए जो है पोस्ट में सबसे बड़ा आदमी है उसको हेड कहते हैं। ऐसा आपके दिमाग में नहीं जाता क्योंकि इतनी बार यूज हो चुका है। जैसे ही मैं हेडमास्टर कहूं तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि इसका कंपैरिजन सिर से कर रहे हैं सबसे ऊपर, ऐसे नहीं आता। जैसे ही आपने कहा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो आप इतनी बार यूज कर चुके हो उसका कि उसका जो चार्म है, उसका आकर्षण है, उसका जो डेकोरेशन है, उसका जो अफेक्ट है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो विविडनेस है, जो उसकी नॉवेल्टी है, ठीक है ना, उसका जो फोर्स है, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसीलिए इसे कहते हैं डेड मेटाफर। जैसे देखो मैं आपसे कहूं ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपसे कहा ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच का मतलब होता है शाखा, लेकिन आप ऐसे कहते हो कि पेड़, फिर आप कहते हो पेड़ की शाखा, मतलब उसका पार्ट, ऐसे नहीं। ये ब्रांच इतनी बार यूज कर चुके हैं, आप कहते हो मैंने एक ब्रांच वहां खोल ली है, तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि मैं मेटाफर का यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो इतनी बार ओवर यूज हो गया है कि वो उसका जो है फोर्स खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ब्रांच का मतलब होता है डिपार्टमेंट या फिर लोकल ऑफिस, ठीक है ना। आपका कोई डिपार्टमेंट के लिए या लोकल ऑफिस आप एस्टैब्लिश करते हो उसको ब्रांच कहते हो। लेकिन जब आप ब्रांच करते हो तो एक्चुअली आप मेटाफर का यूज तो कर रहे हो, लेकिन वो इतनी बार यूज कर चुके हो इस शब्द का कि अब उसका चार्म खत्म हो गया, वो डेड हो गया, इसलिए इसे कहते हैं डेड मेटाफर। जैसे आप कहो आपने कहा हार्ट ऑफ द सिटी, तो अब जैसे आप हार्ट ऑफ द सिटी कहते हो तो आप कैसे आप ऐसे नहीं करते, कंपैरिजन करते हो कि इस जगह का हार्ट ऑफ द सिटी इतनी बार यूज हो चुका है, आप समझ जाते हो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है ना। कोई मेन जगह है, आप कहते हो ना कि भाई मैंने एक प्लॉट लिया है, कि कहां पे लिया है, अरे बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी पे लिया है, इसका मतलब मेन जगह पे, मेन लोकेशन पे लिया है, ठीक है ना। तो ये आप इसको हार्ट वर्ड को इतनी बार यूज कर चुके हो कि इट लूजेज इट्स चार्म्स, ठीक है। इसे कहते हैं डेड मेटाफर। तो ये मैंने आपको मेटाफर के बारे में बताया। मैं आपको एक बार 5 मिनट में इसको रिकैप करा देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाए जल्दी से। देखो सबसे पहले हमने बात की कि मेटाफर जो है क्या है। मेटाफर हमने कहा कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेटाफर की जब हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने कहा कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि वन काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाइड टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग विदाउट असर्टिंग एनी कंपैरिजन। हम कंपैरिजन पर जोर नहीं देते, इसीलिए मैंने कहा इसको कंप्रेस सिंबली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइक और एस हटा देते हैं। इसमें कंपैरिजन जो है इनडायरेक्ट होता है, इसलिए इसको इंप्लाइड सिंबली भी कहते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं, इम्प्लिसिट कंपैरिजन भी कहते हैं। फिर हमने इसकी बात की कि भाई एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था न्यूज़ इज अ डैगर टू माई हार्ट, तो मैंने आपको कहा ये रिचर्ड की बुक है फिलॉसफी ऑफ रेटरिक 1936 में, उसमें मेटाफर की बात करते वक्त उसने 2 टर्म कॉइन की, एक का नाम है टेनर और व्हीकल। तो मैंने कहा कि जिस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है वो टेनर होता है, ठीक है ना, और उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म फिगरेटिव टर्म यूज़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे आप व्हीकल कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, तो लाइफ जो है के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वॉकिंग शेडो वर्ड यूज़ किया है, तो ये क्या है, व्हीकल हो गया। और ये शेक्सपियर के प्ले जो है मैकबेथ की लाइन है। उसके बाद हमने कहा कि इन दोनों में टेनर और व्हीकल में जो लाइकनेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, तो लाइफ अनरियल है उसी तरीके से, सॉरी शेडो अनरियल है, लाइफ भी उसी तरीके से अनरियल है। उसके बाद हमने कहा ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो हमने देखा ये टेनर है और ये व्हीकल है। उसके बाद हमने देखा कि काइंड्स ऑफ मेटाफर में हमने कहा ह्यूमनाइजिंग, डिह्यूमनाइजिंग, एक्सटेंडेड, मिक्स्ड और डेड मेटाफर। सबसे पहले हमने बात की भाई ह्यूमनाइजिंग में आप क्या करते हो, ह्यूमनाइजिंग इज अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन जिसमें कि आप इनएनिमेट थिंग को किस तरीके से ट्रीट करते हो, जैसे कि वो एनिमेट हो, जैसे कि ह्यूमन हो, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल बताया ओ टू वेस्टविंड का, दाउ हू डिडस्ट वेकन फ्रॉम ए समर स्लीप। मेडिटेरेनियन ओशियन को हम इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि वो सो रहा हो। फिर आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमने कहा डिह्यूमनाइजिंग मेटाफर। डिह्यूमनाइजिंग मेटाफर में मैंने आपको कहा ह्यूमंस को आप एनिमल की तरह ट्रीट करते हो। जैसे मैंने कहा कि शेक्सपियर के किंग लियर में वो कहता है व्हाई शुड अ डॉग हॉर्स रैट हैथ लाइफ एंड दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, मतलब इसमें गोनरल रीगन और एडमंड को वो विकेड पीपल है, ही ट्रीट्स विकेड पीपल और ही हैज डाउनग्रेडेड विकेड पीपल टू द स्टेटस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने किसका दिया, ओथेलो का। ओथेलो में वो ओथेलो कहता है वेलकम टू साइप्रस गोट्स एंड मंकीज, या गोट्स एंड मंकीज एनिमल्स किसके लिए यूज़ कर रहा है, वो अपनी वाइफ और जिसका उससे जो है फिजिकल रिलेशन उसको लगता है ऐसा है उसके लिए, दोनों के लिए यूज़ कर रहा है वर्ड, ठीक है। मिक्स मेटाफर में आप 2 मेटाफर को एक साथ ज्वाइन करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लिसिडेट का ब्लाइंड माउथ, ठीक है ना, क्लर्जी इसके लिए वो ब्लाइंड माउथ वर्ड यूज़ करता है। उसके बाद हमने कहा कि बोटल नेक इज स्ट्रैंगलिंग, देखो बोटल नेक और स्ट्रैंगलिंग 2 मेटाफर एक साथ यूज़ किए, ठीक है। इसके बाद शेक्सपियर का प्ले जो है
टू बी और नॉट टू बी की हम बात करें, जिस टू बी और नॉट टू बी में वो एक तो टेक आर्म्स और एक सी ऑफ ट्रबल्स, दो मेटाफर को एक साथ यूज कर रहा है, तो ये मिक्स मेटाफर का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा मैंने कहा दोज वाइपर्स स्टैप्ड मी, तो देखो एक तो वाइपर्स एनिमीज और स्टैप्ड घोंपना, चाकू घोंपना, तो दो अलग अलग मेटाफर्स एक साथ यूज किए तो मिक्स मेटाफर हो गया। इसके बाद वो हम बात करते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर जो होता है वो ऐसा मेटाफर होता है वो कई लाइनों तक चलता है। जैसे कि मैंने कहा कि आइस एंड फायर में स्पेंसर अपने आप को फायर बताता है और अपनी वाइफ को, अपनी बिलविड को जो है वो आइस बताता है। इसी तरीके से वॉल्ट विटमैन की पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन में वो बार बार में कैप्टन का कंपैरिजन लिंकन से, शिप का कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वॉयज का कंपैरिजन सिविल वॉर से करता है। तो क्या हो गया, मेटाफर पूरी पोएम में चलता है, एक्सटेंडेड हो गया। रोमियो जूलियट में मैंने आपको बताया रोमियो जूलियट को सन कहता है, फिर उसके बाद उसको और आगे सन कहते कहते वो उसको इस तरीके से बात करता है कि आप एनवियस मून को मार दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या आता है, कंपैरिजन जो है कई लाइनों तक, मल्टीपल लाइंस तक चलता रहता है। डेड मेटाफर ऐसा मेटाफर होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वो बिल्कुल रिडिकुलस या फिर आपका आप कह सकते हो एब्सर्ड हो जाता है, उसका सेंस नहीं रहता, उसका चार्म खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी, विगर, विविडनेस, नॉवेल्टी, फोर्स, ठीक है ना, ये सब खत्म हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। जैसे कि हमने कहा कि बहुत हम कहें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। दिस इज अबाउट योर मेटाफर, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट लिटरेचर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।